लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशंस के लिए फिल्मी भाईजान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एक आइडिया आपको अमीर भी बना सकता है और गरीब भी। किसी तरह से अगर वो आइडिया आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उतर जाए तो ही आप उस आइडिया पर एक्शन ले सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंसेप्शन में बखूबी दिखाया गया है, जिसमें कुछ फ्रेंड्स लोगों के ब्रेन में घुसकर आइडियाज चिपकाया करते हैं। आइडिया तो बहुत ही सिंपल होता है, पर लोगों के माइंड में वो आइडिया उतारने के लिए उन्हें बहुत ही जान जोखिम का काम करना पड़ता है। इस फिल्म को देखकर कई लोगों के सर चकरा गए, कुछ को एंडिंग समझ में नहीं आती, जैसे कि मूवी के स्टार्ट में वो बूढ़ा आदमी कौन था, ड्रीम के लेवल्स कितने थे, यानी ये लोग कितने ड्रीम्स के अंदर गए थे, और लियोनार्डो डिकैप्रियो का जो कैरेक्टर है एंड पर जब वो लट्टू घुमाने के बाद अपने बच्चों को मिलने जाता है तो क्या वो सीन रियल था या उसका ड्रीम था। इस वीडियो में मैं इंसेप्शन मूवी को लेकर आपकी जो सारी कंफ्यूजन है वो दूर करूंगा। तो एंजॉय करें इस वीडियो को और लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस फिल्म को कैसे देखा जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Started my week on a Sunday, they think they can make it in one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas. तो लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर को लेकर जाया जाता है एक बूढ़े आदमी के पास। अब ये बूढ़ा आदमी कौन है ये फिल्म के एंड पर हमें पता चलता है, और ये मैं आपको वीडियो के एंड पर ही बताऊंगा, क्योंकि जब मैं सारी वीडियो एक्सप्लेन कर चुका हूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बूढ़ा आदमी कौन था। तो कोबोल नाम की इंजीनियरिंग कंपनी कोब को एक काम देती है जिसमें उसे साइतो के माइंड में घुसकर उसकी कंपनी के कुछ सीक्रेट प्लान्स चुराने थे। कोब अपनी टीम के साथ साइतो को ट्रैक कर एक ट्रेन में जा उसके साथ एक डबल लेवल ड्रीम शेयर कर देता है, यानी ड्रीम के अंदर एक और ड्रीम। पहले ड्रीम में बाहर गलियों में दंगे फसाद हो रहे थे जो कि इस टीम के आर्किटेक्ट का एक ड्रीम था, और दूसरे ड्रीम में कोब साइतो को एक होटल में मिलता है और उसको कन्विंस करता है कि वो साइतो को ट्रेनिंग देगा जिसमें कोई भी दूसरा आदमी उसके माइंड में घुसकर उसके कंपनी या उसके बारे में कोई भी जो खुफिया इंफॉर्मेशन है उसको ना चुरा सके। अब कोब यहाँ पर खुद दरअसल यही करने आया है। वहाँ पर आगे चलकर आती है मेल, जो कि कोब की पत्नी है। मेल दरअसल मर चुकी है, और ये किस तरह से मरी थी ये भी एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा। मेल यहाँ पर साइतो को लेकर जाती है उस जगह पर जहाँ कोब साइतो की खुफिया जानकारी को उसकी सेफ से चुरा रहा होता है, और साइतो समझ जाता है कि ये एक सारा ड्रीम है। कोब के हाथ जो जानकारी लगती है वो भी हाफ थी जो उसने कोबोल इंजीनियरिंग को देनी थी। अब साइतो क्योंकि पहले ड्रीम में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट से उठकर सेकंड ड्रीम में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो कारपेट पर गिरने से समझ आता है कि वो अभी भी एक ड्रीम के अंदर ही है, यानी ड्रीम के अंदर एक और ड्रीम चलाया जा रहा है। अब क्योंकि वो कारपेट इसका नहीं था तो वो समझ आता है कि ये स्टिल अभी भी एक ड्रीम के अंदर ही है, और कोब की जो टीम है उसका यहाँ पर भांडा फूट जाता है, और कोब को जो जानकारी अभी तक मिली थी वो भी हाफ थी। साइतो बहुत ही शातिर साबित होता है, सबके सब इस ड्रीम से निकल जाते हैं और अलग अलग होने लगते हैं। अब कोब के पास और कोई चारा नहीं है, वो कोबोल इंजीनियरिंग के पास भी नहीं जा सकता। अब जिस हेलीकॉप्टर पर कोब और उसका दोस्त आर्थर निकलने लगे थे उसी हेलीकॉप्टर में उन्हें साइतो दिखता है, जो कि अब कोब को एक नई ऑफर देता है। साइतो की इस ऑफर में कोब को फिशर नाम के एक नौजवान लड़के के माइंड में एक आइडिया का इंसेप्शन करना है कि वो अपने बाप की कंपनी को डिवाइड कर दे, क्योंकि साइतो जिस कंपनी के लिए काम करता है उस कंपनी को फिशर फैमिली की कंपनी से खतरा है। अगर फिशर फैमिली इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो साइतो की कंपनी कंगाल हो जाएगी। अगर कोब इस काम में कामयाब होता है तो साइतो बदले में कोब पर लगी सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटवा देगा और कोब अपने बच्चों को वापस अमेरिका जाकर मिल पाएगा। अब कोब अमेरिका क्यों नहीं जा सकता, ये जुड़ा है कोब की वाइफ मेल की डेथ के साथ। कोब क्योंकि अपने बच्चों को जल्द ही वापस जाकर मिलना चाहता है तो जल्द ही साइतो की ऑफर को एक्सेप्ट करता है। कोब अब इस काम के लिए नई टीम ढूंढने लगता है, जिसके लिए उसे सबसे पहले एक आर्किटेक्ट की जरूरत होगी जो कि ड्रीम के अंदर बिल्डिंग्स और रास्तों वगैरह को डिजाइन कर सके। इसके लिए वो एरियाडने नाम की लड़की को सेलेक्ट करता है। एरियाडने बहुत जल्द ही ड्रीम्स को समझने लगती है और ड्रीम्स में बिल्डिंग्स और रास्तों को किस तरह से मैनिपुलेट करना है वो सब भी ये जल्द ही सीख जाती है। पर जैसे ही कोब एरियाडने को एक ड्रीम में लेकर जाता है वहाँ पर कुछ गलत होने लगता है।
एरिएडने अपनी मेमोरीज को यूज करके एक ब्रिज डिजाइन करती है, जिस पर कोब गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि कभी भी अपनी यादों को यूज करके कोई भी चीज ड्रीम्स के अंदर ना बनाना, सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन को यूज करके ही कोई ना कोई चीज बिल्ड करना। अगर अपनी यादों से कोई चीज डिजाइन करोगी तो ड्रीम और रियलिटी के दरमियान फर्क भूल जाओगी। कोब के गुस्सा होने की वजह से ड्रीम सीक्वेंस के अंदर उथक पुथक शुरू हो जाती है, क्योंकि कोब ने एग्रेसिव फील किया था और कुछ लोग आकर कोब और एरिएडने को पकड़ लेते हैं और इतने में कोब की पत्नी मेल आकर एरिएडने को मार देती है। ये दोनों ड्रीम से उठते हैं तो एरिएडने कोब के दोस्त आर्थर को बताती है कि कोब के साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, पहले हमें उनको सॉल्व करना चाहिए वरना हम सब मिशन के दौरान खतरे में पड़ सकते हैं। पर कोब ही यहाँ पर बॉस है, जो होगा कोब के कहने पर ही होगा। कोब जाकर एक भेस बदलने वाले को ढूंढता है जो कि उसी का एक पुराना दोस्त है, इसका नेम एम्स है और एम्स ही कोब को एक केमिस्ट के बारे में भी बताता है जो कि अपनी मेडिसिन खुद तैयार करता है ड्रीम्स के अंदर जाने के लिए। अब साइतो, एम्स और कोब जाते हैं यूसुफ के पास जो कि एक केमिस्ट है। कोब उसको राजी करता है कि वो 3 लेवल्स तक जाने के लिए मेडिसिन तैयार करे और मिशन के दौरान वो उनके साथ रहे। वो इस तरह से तो नहीं मानता, पर कोब उसको पैसों का लालच वगैरह देकर उसे मना ही लेता है। अब ये सब मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह से फिशर के माइंड में घुसकर वो आइडिया प्लांट किया जा सके ताकि वो अपने मरते हुए पिता की कंपनी को डिवाइड कर दे। एम्स फिशर के अंकल पीटर ब्राउनिंग के आसपास रहने लगता है और उसके माइंड को समझने लगता है। ट्रेनिंग के दौरान एरिएडने नोटिस करती है कि कोब अकेले अकेले ड्रीम्स में जाकर कुछ काम करता है। एरिएडने को ये बात काफी अजीब लगती है। अब सारी प्लानिंग के दौरान इन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो फिशर को आखिर ड्रीम्स के लेवल्स के अंदर किस तरह से लेकर जाएं, क्योंकि उनको मेडिसिन इंजेक्ट करना पड़ेंगी फिशर के अंदर। इतने में साइतो कहता है कि सिडनी से लॉस एंजलिस तक की फ्लाइट दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइट्स में से एक मानी जाती है और फिशर इस फ्लाइट को 2 हफ्तों में एक दफा लेता है। मैंने पूरा प्लेन ही खरीद लिया है, अब तुम लोगों को 10 घंटे तक मिलेंगे ताकि तुम लोग अपना काम तसल्ली से पूरा कर सको। कुछ देर बाद कोब फिर अकेले ड्रीम में जाता है और एरिएडने उसे नोटिस कर लेती है। एरिएडने उसके साथ ये ड्रीम शेयर कर लेती है और उसी के ड्रीम में चली जाती है। एरिएडने नोटिस करती है कि कोब के माइंड में यादों के अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं और इन फ्लोर्स पर एक लिफ्ट के जरिए ही जाया जा सकता है। यहाँ पर मेल एरिएडने को देख लेती है और इतने में कोब एरिएडने को वहाँ से ले जाता है ताकि फिर मेल एरिएडने को कहीं मार ना दे। एरिएडने कोब की बातें सुनते हुए फिर मेल की तरफ भाग जाती है ताकि वो मेल के बारे में और ज्यादा जान सके। यहाँ कोब आता है और एरिएडने के पूछने पर बताता है कि ये रूम हमारी एनिवर्सरी के लिए था, हम यहाँ पर अपनी एनिवर्सरी मनाया करते थे हर साल आकर। कोब उसे यहाँ से भगा कर ले जाता है ताकि मेल उसको दोबारा से मार ना दे और मेल यहाँ पे गुस्सा हो जाती है, पर कोब उसे कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा तुम्हारे पास। अब इतने में यहाँ पर ड्रीम खत्म हो जाता है और एरिएडने कोब को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रीम्स में जाऊंगी, तुम अकेले मेल को नहीं संभाल सकते। कोब मान जाता है। इतने में साइतो आकर बताता है कि फिशर का बाप गुजर गया है तो रॉबर्ट फिशर जल्द ही बाप की डेड बॉडी लेकर निकलेगा। ये लोग अब अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचकर कोब साइतो को अपनी डील दोबारा से याद करवाता है। साइतो कहता है कि मुझे सिर्फ एक फोन कॉल करनी होगी जिससे तुम लॉस एंजलिस की जमीन पर दोबारा से कदम रख पाओगे। प्लेन में कोब अब फिशर के करीब होने लगता है और फिशर से उसके बाप की मौत का दुख भरा इजहार करता है और ड्रिंक देते वक्त कोब फिशर की ड्रिंक में नींद की दवा मिला देता है, जिससे अब ये लोग ड्रीम सीक्वेंस शुरू कर सकते हैं। ये अपने इक्विपमेंट्स निकाल मेडिसिन के नीडल्स इंजेक्ट करके पहुंचते हैं ड्रीम के लेवल 1 में, यानी पहले ड्रीम के अंदर। क्योंकि यूसुफ ने काफी ज्यादा ड्रिंक पी रखी थी और वो ड्रिंक पीने के बाद वॉशरूम भी नहीं गया था, इसी वजह से ड्रीम 1 के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। ये एक बहुत ही फनी फैक्ट था इस मूवी के अंदर। अब ये पूरी की पूरी टीम फिशर को ढूंढकर उसे किडनैप करके एक कार में बिठा लेती है। यहाँ पर टैक्सी पर बहुत ज्यादा लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं और कोब और एरिएडने की कार सड़क के बीचों बीच एक ट्रेन से टकरा जाती है और यहाँ पर फायरिंग के दौरान साइतो को गोली लग जाती है और ये लोग फायरिंग से बचकर किसी तरह से पहुंचते हैं अपने अड्डे पर। यहाँ इन सब की खूब बहस होती है। कोब आर्थर पर टूट पड़ता है कि ये तुम्हारा काम था कि तुम फिशर की लाइफ को अच्छी तरह से परखते। अब ये आर्थर का ही काम था कि वो इस चीज को इंश्योर करता कि क्या फिशर ने किसी और आदमी से क्या ट्रेनिंग ले रखी है कि कोई उसके माइंड में घुसकर किसी भी इंफॉर्मेशन को चुरा सके। अब क्योंकि आर्थर यहाँ पर चूक गया था, जो कि आर्थर की गलती थी। अब ये लोग जो इन पर हमला कर रहे थे वो दरअसल उसके ड्रीम प्रोटेक्टर्स हैं, यानी उसके ड्रीम गार्ड्स हैं। यहाँ कोब एक और बात रिवील करता है
कि सैतो को अब हम दर्द से बचाने के लिए मार भी नहीं सकते और उसको रियल लाइफ में नहीं भेज सकते। अगर सैतो यहाँ पर मारा गया तो वो रियल लाइफ में भी मारा जाएगा। अब ये एक ऐसी बात थी जो कोब ने अपनी टीम से छुपा रखी थी, सिर्फ यूसुफ ही इस बारे में जानता था। अब यहाँ पर ये सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और क्योंकि 3 लेवल तक ड्रीम में जाना था इसलिए ज्यादा असर वाली दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है और कोब क्योंकि फिशर के माइंड की गहराइयों में वो आइडिया प्लेस करना चाहता है इसीलिए उन्हें ड्रीम के 3rd लेवल तक आना है। अब कोब टीम को समझाता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें ये मिशन पूरा करना है ताकि सैतो की जान भी बचाई जा सके और एक ही झटका ड्रीम के पहले लेवल में कर ये सब ड्रीम से बाहर निकल सकेंगे क्योंकि दवा का असर रियल लाइफ में भी इसी तरह खत्म हो जाएगा। अब कोब फेस पे मास्क चढ़ा फिशर को जाकर इंटेरोगेट करने लगता है और एम्स फिशर के अंकल यानी ब्राउनिंग का रूप धार कर अपने ऊपर टॉर्चर होने का नाटक करने लगता है। कोब फिशर से उस सेफ का कोड नंबर पूछता है जिसमें फिशर के बाप ने वसीयत छोड़ रखी है। फिशर कहता है कि मुझे किसी वसीयत का या किसी कोड वगैरह का नहीं पता। अब वो फिशर के माइंड की गहराइयों में कहीं छुपा है पर उसे वो मालूम नहीं है फिलहाल और वो यही कहता रहता है कि मुझे नहीं पता। यहाँ पर एम्स को भी वो इनकार कर देता है जो कि उसके अंकल के रूप में आया हुआ है। फिशर बताता है कि लास्ट टाइम जब उसकी डैड के साथ बात हुई थी उस टाइम वो मरने वाले थे तो उन्होंने जो कुछ भी कहा उस टाइम उसे सिर्फ एक ही वर्ड समझ में आया जो था डिसअपॉइंटेड। यानी फिशर का बाप फिशर से निराश था। वो शायद फिशर को इस काबिल ही नहीं समझता था कि वो कंपनी में उसके बाप के मरने के बाद उसकी जगह ले। यहाँ एरियाडने कोब से बात करते नजर आती है जहाँ वो कोब से बातों बातों में उसकी वाइफ के बारे में पूछती है कोब की वाइफ मेल आखिर कैसे मरी थी और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। कोब बताता है कि एक दफा ड्रीम के अंदर जाने के बाद मैं ड्रीम के अंदर एक और ड्रीम में जाना चाहता था यानी वो सबकॉन्शियस माइंड को और अच्छी तरह से समझना चाहता था। कोब बताता है कि मैंने और मेल ने 50 साल तक ड्रीम्स के अंदर बिताए और मेल ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का फर्क अब नहीं समझ पा रही थी। ये लोग ट्रेन के ट्रैक पर लेटकर खुदकुशी करते हैं ताकि ड्रीम से निकल पाएं पर ड्रीम से निकलने के बाद भी मेल को ऐसा ही लग रहा था कि वो अभी भी एक ड्रीम के अंदर ही है। मेल अपने साथ एक लट्टू रखती थी जिसे उसने कहीं छुपा दिया था पर कोब ड्रीम्स के अंदर से उस लट्टू को दोबारा से ढूंढ लेता है। फिल्म में इस तरह से दिखाया गया है कि लट्टू अगर चलता हुआ रुक जाए तो इसका मतलब है कि लट्टू घुमाने वाला ड्रीम से बाहर आ चुका है और अगर लट्टू ना रुके तो मतलब साफ है कि लट्टू को घुमाने वाला अभी भी ड्रीम के अंदर ही है। पर मेल इस चीज को मान ही नहीं रही थी कि ये रियलिटी है। मेल को एक ही रास्ता नजर आता था कि मेल और उसका पति यानी ये दोनों सुसाइड कर लें ताकि ये लोग ड्रीम से बाहर आ सकें। पर मेल अपनी शादी की एनिवर्सरी वाले दिन विंडो से कूद कोब की आंखों के सामने ही सुसाइड कर लेती है और मरने से पहले किसी जगह लिख जाती है कि कोब का बिहेवियर इसके और इसके बच्चों के साथ ठीक नहीं था। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि कोब भी बाद में सुसाइड अटेम्प्ट करके ड्रीम से बाहर निकल सके। पर मेल तो मारी जाती है पर यूएसए की पुलिस कोब को उसकी पत्नी की सुसाइड करने का जिम्मेदार समझने लगती है। अब यूएसए की पुलिस के सामने कोब गिल्टी है। कोब वहां से भाग जाता है और जाते हुए वो अपने बच्चों के चेहरे भी नहीं देख पाता। तब से लेकर अब तक कोब अपने बच्चों के पास जाना चाहता है और वो अपनी वाइफ मेल को भी नहीं भूल सकता जो कि उसकी यादें हैं वो उसे यादों में भी आकर सताती है। अब जब कभी भी वो किसी मिशन पर जाता है ड्रीम्स के अंदर तो भी मेल आकर सारा का सारा काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करती है। वो सिर्फ इसीलिए ऐसा करती है ताकि कोब ड्रीम्स के अंदर ही मेल के साथ रुक जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोब फिशर के पास वापस जाता है, मुंह पर मास्क चढ़ाकर उसे कहता है कि बता दो कोड क्या है। अब यहाँ पर फिशर के ड्रीम गार्ड दोबारा से अटैक करने आ जाते हैं और ये लोग अपनी जान बचा वैन में बैठकर ड्रीम के 2nd लेवल में जाते हैं। अब ड्रीम 2 में अर्थक्वेक्स आ रहे हैं क्योंकि इनकी बॉडीज ड्रीम 1 में एक वैन में है जिस वैन को यूसुफ चला रहा है। कोब अब ड्रीम 2 में जाके फिशर को ढूंढता है और फिर वही टेक्निक फिशर के साथ भी आजमाने लगता है जो फिल्म के स्टार्ट में उसने सैतो पर आजमाई थी कि वो फिशर को अब ट्रेनिंग देगा ताकि कोई भी ऐरा गैरा आदमी उसके ब्रेन में घुसकर उसके माइंड से कोई भी खुफिया जानकारी वगैरह ना निकाल सके। पर खुशकिस्मती से फिशर कोब की बातों में आने लगता है। फिशर जब ये रियलाइज करता है कि वो एक ड्रीम में है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब क्योंकि ड्रीम 1 में फिशर ने कोब का चेहरा नहीं देखा था तो इसलिए वो कोब को नहीं जानता और फिशर ड्रीम के अंदर ही कोब को एक रियल ट्रेनर समझ रहा है।
यहाँ पर एम्स और साइतो ये रियलाइज करते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि फिशर का चच्चा है वो इसके माइंड में एग्जिस्ट तो करता ही है। वो जा रहा है फिशर की तरफ और ये लोग फिशर के कमरे की तरफ ही अब बढ़ने लगते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग का पीछा करते करते। अब यहाँ पर फिशर का बातों ही बातों में अपने अंकल से भी विश्वास उठने लगता है और कोब फिशर से कहता है कि हमें इसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं है, हमें इसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना होगा ताकि हम जान सकें कि ये हमसे क्या छुपा रहा है। अब यहाँ पर फिशर को यही लगता है कि ये लोग अंकल ब्राउनिंग के माइंड के अंदर जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये लोग जा रहे होते हैं थर्ड लेवल के अंदर, वो भी फिशर के माइंड के अंदर, यानी ड्रीम में ड्रीम, फिर उसके अंदर एक और ड्रीम, यानी लेवल 3। अब यहाँ पर हालात और भी ज्यादा सख्त हैं। सारी फैसिलिटीज के आसपास बहुत ही कड़ा पैरा है और ये वही लोग हैं जो कि फिशर के ड्रीम गार्ड्स हैं, पर फिशर को नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि वो यही समझ रहा है कि वो इस टाइम अंकल ब्राउनिंग के सपने के अंदर है। और लेवल 3 में ये लोग फिशर को किसी तरह उस फैसिलिटी के अंदर पहुंचाते हैं जो कि एक हॉस्पिटल जैसा ही है। यहाँ पर कोब की पत्नी मैल आकर फिशर को मार देती है और इतने में यहाँ पर कोब भी मैल पर राइफल से अटैक कर देता है। अब फिशर जो कि कोमा में जा चुका है और इनके पास अब और कोई चारा नहीं है। इनका मिशन यहाँ पर एंड है जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ पर एरियाडने का दिमाग चलने लगता है और वो कोब को बताती है क्यों ना हम भी फिशर के साथ ही कोमा में चले जाएं और हमारे पास बहुत सारा वक्त होगा, यानी कि लेवल 4 में। ये लोग अब ऐसा ही करते हैं और चले जाते हैं लेवल 4 में। यहाँ पर ड्रीम 3 में साइतो मारा जाता है और जो कि अब कोमा में चला जाता है ड्रीम 4 में, यानी अब ड्रीम 4 में 5 लोग हैं, साइतो, कोब, एरियाडने, फिशर और मैल जो कि कोब की वाइफ है। और कोब की वाइफ दरअसल कोब के साथ साथ ही रहती है जो कि कोब की एक याद है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैल ने फिशर को कहीं छुपा रखा था। जैसे ही कोब मैल के साथ रहने की बात करता है तो मैल बता देती है कि वो बरामदे में है। एरियाडने फिशर को ढूंढ लेती है और फिशर को ड्रीम 3 में एम्स झटका देकर उठा लेता है, जिससे फिशर ड्रीम 4 से निकलकर ड्रीम 3 में यानी लेवल 3 में चला जाता है। कोब एरियाडने से कहता है कि तुम भी चली जाओ, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा बल्कि साइतो को ढूंढकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा जो कि अब यहीं कहीं फिर रहा होगा और अब तक उसकी मौत भी हो चुकी होगी। अब यहाँ हम कोब को मरते हुए तो नहीं देख पाते, पर आगे चलकर हम देखते हैं कि कोब दोबारा से उठता है, यानी कोब ड्रीम के लेवल 4 में मरकर लेवल 5 में पहुंच जाता है। सेम उसी टाइम जब एरियाडने ने ड्रीम 4 में सुसाइड कर ली थी ड्रीम 3 में जाने के लिए। फिशर ड्रीम 3 में उठकर उस बड़े से डोर को जाकर ओपन करता है जिसमें उसका बाप लेटा हुआ होता है जो कि अब मरने के कगार पर है। अब यहाँ फिशर की अपने बाप के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो जाती है कि फिशर काबिल नहीं है, बल्कि फिशर के डैड इस बात से निराश थे कि फिशर बहुत ज्यादा काबिल है और वो अपने डैड की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। यानी उसका डैड अपने आप को कम काबिल बताता था और फिशर को ज्यादा काबिल समझाता था कि वो ज्यादा काबिल है। यहाँ फिशर के डैड सेफ ओपन करवाते हैं जिसमें उनकी विल थी और उसी सेफ में फिशर का एक खिलौना था जिसके साथ फिशर बचपन में खेला करता था। ये देखकर फिशर की अपने डैड को लेकर सब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है कि उसका बाप उससे प्यार नहीं करता था। अब यहाँ फिशर के डैड की ड्रीम के अंदर ही उसके सामने मौत होती है और एम्स बॉम्ब का बटन दबा देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है, जिससे ये लोग ड्रीम 3 से ड्रीम 2 में पहुंचते हैं और ड्रीम 2 में लिफ्ट के झटका लगने से ये लोग ड्रीम 1 में जाते हैं। और ड्रीम 1 के अंदर यूसुफ जो कि वैन चला रहा था उसने वैन को एक नदी में गिरा दिया था जिससे झटका लगने से ये लोग ड्रीम 1 में उठ खड़े होते हैं। और यहाँ पर फिशर और रॉबर्ट ब्राउनिंग कार से निकलकर नदी के किनारे आकर बैठ जाते हैं। ये फिशर के अंकल नहीं बल्कि एम्स है जो कि ब्राउनिंग की शक्ल में बैठा हुआ था। फिशर कहता है कि डैड चाहते थे कि मैं अपना काम खुद करूं, अब मैं वही करूंगा। एम्स मुस्कुराता है जिससे हमें पता चलता है कि कोब का मिशन अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आर्थर, एरियाडने और यूसुफ भी पानी से निकल आते हैं और एरियाडने बताती है कि कोब अभी ड्रीम्स के अंदर ही है जो कि साइतो को जल्द ही ढूंढ कर आ जाएगा। और हम देखते हैं कि साइतो जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका है, कोब उसके पास जाता है, उसके पास पहुंचकर उसे वापस ले आता है और साइतो भी कोब को भी पहचानता था। सब ठीक ठाक प्लेन में यानी रियलिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और उठ बैठते हैं। लास्ट पर उठते हैं साइतो और कोब
और कोब यहाँ पर सबके चेहरे देखने लगता है, जिससे वो श्योर करता है कि सब ठीक ठाक हैं। साइतो अपना प्रॉमिस पूरा करता है और वो एक कॉल करता है, जिससे कोब पर लगे जितने भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अमेरिका में उतरने के, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं और उस पर उसकी वाइफ के मर्डर वगैरह का या उसके बच्चों को मारने का जो भी उसके ऊपर इल्जाम थे वो सभी खत्म हो जाते हैं और अब वो अमेरिका में उतर सकता है। यहाँ से सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और कोब आखिरकार जाता है अपने बच्चों के पास और वो बच्चों को मिलने से पहले अपना लट्टू टेबल पर घुमा देता है और लट्टू थोड़ा सा लड़खड़ाता है, थोड़ा सा हिलता है और फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। अब बात करते हैं साइतो की कि वो ड्रीम 5 में पहुंचकर बूढ़ा कैसे हो गया था। प्लानिंग के दौरान यूसुफ बताता है कि हर लेवल पर 20 गुना टाइम स्लो हो जाता है, तो 5वें लेवल पर तो साइतो पर टाइम का इफेक्ट तो ज्यादा होना ही था और अगर वो साइतो में बूढ़ा दिख रहा था तो वो बिल्कुल एक सही था मूवी की थ्योरी के हिसाब से। अब लास्ट वाले सीन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की आदत है कि वो फिल्म को एक ऐसे मौके पर ख़त्म करते हैं कि देखने वाली ऑडियंस बस इस फिल्म के बारे में बहस ही करती रह जाती है। लट्टू क्योंकि लड़खड़ाया था तो साफ है कि ये जो लास्ट वाला सीन है ये ड्रीम नहीं था, बल्कि जो कुछ ये हो रहा था यानी कोब का अपने बच्चों के साथ मिलना बिल्कुल रियल था। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो ऐसे बहुत से एक्सप्लेनेशन है मेरे चैनल के ऊपर, आप उनको भी देख सकते हैं। इस मूवी के रिलेटेड आपके जो थॉट्स हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके थॉट्स पढ़कर। अगर न्यू है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कोई भी नहीं जाएगा, कसम से बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर किया करें। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। Started my week on a Sunday, they think they can make it in one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the